हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन 98 कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 तक कर चुके थे। आइए आज के क्लास में हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आप अपना असाइनमेंट का देखेंगे और साथ ही यहां भी क्वेश्चन नंबर 44 आपका दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि एक धनराशि ए, बी और सी के बीच 9, 6 और 11 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपया सी को दे देता है तो ए, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 4:3:6 हो जाता है। तो बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या है? चलिए आइए समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन से पहले हम आपको कुछ और समझाना चाहते हैं, थोड़ा सा उस बात को समझिएगा। जैसे मान के चलिए 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति है बी और तीसरा व्यक्ति है सी। ए के पास सर 500 रुपया है, ए के पास 500 रुपया है, बी के पास 300 रुपया है, बी के पास 300 रुपया है और सी के पास 200 रुपया है, सी के पास 200 रुपया है, सी के पास 200 रुपया। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इन तीनों व्यक्तियों के पास जितना भी रुपया है उन सबका योग क्या है? तीनों व्यक्तियों के पास जो धनराशि है इन सभी धनराशियों का योग क्या है? तो आप कहिएगा सर तीनों के पास जो धनराशि है इन सभी धनराशियों का जो योग है वो है 500, 300, 800 और 200, 1000। 1000 रुपया सर, 1000 रुपया। जो तीनों के पास धनराशि है उन तीनों के पास उपलब्ध धनराशियों का योग 1000 रुपया, 1000 रुपया। अब यहां पर हमने कंडीशन रखा। कंडीशन क्या रखा हमने? ए अपने हिस्से से 300 रुपया सी को दे देता है, एक कंडीशन हमने रखा। जैसे ए के पास 500 रुपया, बी के पास 300, सी के पास 200। ए ने क्या किया कि अपने हिस्से में से 300 रुपया सी को दे दिया। तो अगर ए अपने हिस्से से 300 रुपया सी को दे दिया, ए के पास था कितना सर? 500। 500 में से 300 रुपया दे दिया वो सी को। तो अब इसके पास कितना रुपया बचा सर? अब इसके पास बचा 200 रुपया। बी के पास अब भी कितना रुपया है? 300। बी के पास अब भी 300 रुपया है और सी के पास अब कितना रुपया हो गया? सी के पास पहले था 200 और ये 300 रुपया ये सी को दे दिया है। ए ने 300 रुपया सी को दे दिया है तो 300 रुपया इसके पास जितना भी पैसा था उसमें ऐड हो जाएगा। तो अब सी के पास कितना रुपया हो गया सर? 500। अब सी के पास 500 रुपया हो गया। ध्यान से सुनिएगा। पहला कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन ये था कि पहले ए के पास 500 रुपया था, बी के पास 300 रुपया था, सी के पास 200 रुपया, यानी तीनों के पास उपलब्ध धनराशियों का योग जो था 1000 था। अब एक हमने उसमें कंडीशन डाला कि ए अपने हिस्से से 300 रुपया सी को दे देता है। ए के पास जितना भी रुपया है ना उसमें से 300 रुपया किसको दे दिया सर? सी को दे दिया। 300 रुपया सी को दे दिया। तो ए के पास 500 था, उसमें से 300 रुपया सी को दे दिया। तो अब ए के पास बचा कितना सर? 200 रुपया। अब ये 200 रुपया जो है ए जो दिया है वो किसके पास जाएगा? सी के पास जाएगा। तो सी के पास पहले से 200 था, अब आ गया इसके पास 300 रुपया। जो ए का हिस्सा था वो 300 रुपया आ गया। अब 200 और 300 कितना सा हो गया सर? 500 हो गया। यानी सी के पास हो गया 500 रुपया और अब ए के पास हो गया 200 रुपया। और बी ना ही तो किसी को दिया है और ना ही किसी से लिया है, तो बी का जो रुपया है वो परिवर्तन नहीं होगा। शुरुआत में भी 300 और अब भी 300। अब फिर हम आपसे पूछते हैं, ए अपने हिस्सा में से 300 रुपया जब सी को दे देता है तो उसके बाद इन तीनों के पास धनराशियों का योग क्या है? तो अब भी आप कहेंगे कि ए के पास 200, बी के पास 300, सी के पास 500, 200 और 300 500
और 500 1000। अभी भी इन तीनों के पास उपलब्ध धनराशियों का योग कितना है सर? 1000 ही है, 1000। यहां से आपने कुछ सीखा। आपने क्या सीखा सर? आपने ये सीखा कि आपस में रुपया आदान प्रदान करने पर कुल धनराशि योग पर, धनराशि के कुल योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है। आपने क्या सीखा है सर? समझिएगा। आपस में रुपया आदान प्रदान करने पर, आपस में रुपया आदान प्रदान करने पर धनराशि के कुल योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है। देखिए, कुल योग पर कोई प्रभाव पड़ा है, धनराशि के कुल योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन व्यक्तिगत प्रभाव पड़ा है। पहले ए के पास था 500, लेकिन अब इसके पास व्यक्तिगत रूप से हो गया 200। पहले सी के पास व्यक्तिगत रूप से था 200, अब हो गया कितना? 500। तो आपस में रुपया आदान प्रदान करने पर कुल धनराशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, धनराशि के कुल योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है। ये बात आपने सीखा है, यहां से ये बात आपने सीखा। और एक आध चीज समझिए, जैसे इन यहां पर जितनी भी इन लोगों का हिस्सा मिल रहा था, एबीसी का जितना भी हिस्सा मिला, जैसे ए का 500 रुपया था, बी का 300 रुपया था और सी का था 200 रुपया। इनके हिस्सों का अगर अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा? 5:3:2। और यहां पर रुपया आपस में आदान प्रदान करने के बाद ए, बी और सी के हिस्सों का योग कितना हो जा रहा है सर? तो ए के पास हो गया है 200, बी के पास हो गया है 300 और सी के पास हो गया है 500। इसको काटिए तो रेशियो में कितना आ रहा है? 2:3:5, 2:3:5। अब देखिए, रेशियो का भी जो योग है इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5 3 8 और 2 10, या 2 और 3 5, 5 कितना हो जाएगा? 10। रेशियो के योग पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक चीज समझिएगा, बी ने अपना रुपया आपस में आदान प्रदान नहीं किया। बी ना ही तो अपने हिस्से में से किसी को दिया है और ना ही किसी के हिस्से से लिया है। तब बी का जो हिस्सा है वो पहले कंडीशन में भी सेम है और दूसरे कंडीशन में भी सेम है। मतलब पहले कंडीशन में भी 3, दूसरे कंडीशन में भी 3। तो जो व्यक्ति अपने हिस्से में से ना किसी को दे रहा है, ना अब किसी के हिस्से से ले रहा है, तब प्रारंभ में और बाद में दोनों ही स्थितियों में उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये चीज आप यहां से देख रहे हैं। अब जो व्यक्ति आपस में रुपया आदान प्रदान किया है तो उनके हिस्से में परिवर्तन होगा, उनके हिस्सा में परिवर्तन होगा। लेकिन जो व्यक्ति ना ही तो अपने हिस्से में से दिया है और ना ही किसी के हिस्से से लिया है, तो फिर उस स्थिति में प्रारंभ में और बाद में दोनों ही स्थिति में उसके अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बातें आप सबको समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। सब इतना पहले नोट करिए, और इतना नोट करने के बाद नीचे नोट देकर लिखना है, नीचे नोट देकर लिखना है। पहले नोट करिए इतना, उसके बाद नीचे नोट देकर लिखिए तो सब फटाफट। फटाफट नोट करिए सर। नोट हो गया? नोट हो गया तो नीचे यहां नोट देकर लिख दीजिए। आप इतना लिखने के बाद नीचे नोट देकर लिखिए जो बोल रहे हैं। लिखिएगा, आपस में पैसा आदान प्रदान करने पर, आपस में पैसा आदान प्रदान करने पर, आपस में पैसा आदान प्रदान करने पर कुल योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कुल योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है, परंतु व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है।
आपस में पैसा आदान प्रदान करने पर कुल योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है, परंतु व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है। तो ये कहानी आप पूरा समझ गए, ये कहानी आप पूरा समझ गए सर। हम आपको एक बार शॉर्ट में इसको रिवाइज कराते हैं। पहले ए के पास 500 रुपया था, बी के पास 300 रुपया, सी के पास 200 रुपया, ठीक है। इन तीनों के पास जितनी भी धनराशि थी, सभी धनराशियों का योग हो गया 1000 रुपया। अब ए अपने हिस्से में से 200 रुपया सी को देता है। तो जब ए अपने हिस्से से 200 रुपया सी को दे देता है, तो ए का पहले 500 था, 300 रुपया दे दिया सी को, तो अब ए का हो गया 200 रुपया। और सी का पहले 200 था, 300 रुपया इसको मिल गया ए की तरफ से, अब इसका हिस्सा हो गया 500। लेकिन बी ना ही तो किसी से लिया है, ना ही किसी से दिया है, तो इसका शुरुआत में भी हिस्सा 300, अब भी हिस्सा 300, ठीक है। अच्छा, अभी भी इन तीनों के पास जो धनराशि है, इसका योग कितना हो रहा है सर? 1000। तो इतना तो समझ में आया कि आपस में पैसा आदान प्रदान करने पर कुल योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब धनराशि का जो योग है, यहाँ पर कुल धनराशि का योग और यहाँ पर कुल धनराशि का योग, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद एक चीज हमने आपको और समझाया कि अगर शुरुआत में जितना भी इनके पास रुपया था उसका अनुपात निकालें, और अब पैसा आदान प्रदान करने के बाद इनके पास जितना रुपया है उसका अनुपात निकालें, तो अनुपात का योग पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान में देखिए, जिसने रुपया आदान प्रदान किया है आपस में, जिसने अपना हिस्सा आदान प्रदान किया है आपस में, उनके रेशियो पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन जो व्यक्ति ना ही तो अपने हिस्से में से किसी को दिया है और ना ही किसी के हिस्से में से लिया है, उसके रेशियो पर पहले भी और अब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। पहले जो था वही अब भी है, ठीक ना। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है सर, ठीक है। अब आइए, अब सवाल पर आइए, अब सवाल पर आइए और सवाल को अब समझिए, सवाल पर आइए और सवाल को समझिए। इतना लिखने के बाद नोट देकर लिखना था, हम बोल दिए हैं। आपस में पैसा आदान प्रदान करने पर कुल योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है, व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है। आपने देखा था व्यक्तिगत प्रभाव पड़ा। ए का प्रारंभ में हिस्सा 500 था, आपस में आदान प्रदान किया, अब हिस्सा उसका कितना हो गया? 200, ठीक है। चलिए आइए तो सर, आइए सवाल पर। सवाल नंबर 44, सवाल नंबर 44 देखिए। कह रहा है एक धनराशि ए बी और सी के बीच 9:6:11 के अनुपात में बांटी जाती है, ठीक है। एक धनराशि है जो ए बी और सी के बीच में बांटी गई है 9:6:11 के अनुपात में, 11 के अनुपात में। अब आगे कंडीशन रखा है कि यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपया सी को दे देता है, तब ए बी सी के हिस्सों का अनुपात 4:3:6 हो जाता है। अब इसमें ए जो है ना, अपने हिस्से में से 500 रुपया किसको दे दिया है सर? सी को। ए अपने हिस्सा में से 500 रुपया दे रहा है, 500 रुपया दे रहा है। किसको दे रहा है सर? सी को दे रहा है, सी को दे रहा है। ए अपने हिस्से से 500 रुपया उठाकर सी को दे देता है। तो देने के बाद, अपना हिस्सा में से 500 रुपया सी को देने के बाद, अब इनका जो अनुपात आया है धनराशि का, वो हो गया है 4:3:6। तो बताइए बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या है? यही ना है आरंभिक हिस्सा, आरंभिक हिस्सा यही ना है। शुरुआत में यही हिस्सा था, शुरुआत में यही हिस्सा था। और आपस में आदान प्रदान करने के बाद, आपस में रुपया आदान प्रदान करने के बाद, आदान प्रदान करने के बाद, ये करने के बाद का रेशियो है और ये आरंभिक हिस्सा का जो है रेशियो है। और आदान प्रदान क्या हो रहा है? ये अपना हिस्सा में से 500 रुपया सी को दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमसे पूछा गया है तो बताइए कि बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या है? बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या है?
अच्छा, यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। अभी आपने सीखा है कि जो व्यक्ति अपना रुपया आपस में आदान प्रदान कर रहा है उसके रेशियो में प्रभाव पड़ रहा है, तो समझ में आ रहा है, ठीक है, वो आपस में आदान प्रदान किए। लेकिन जो व्यक्ति ना ही तो अपने हिस्से में से किसी को दिया है, ना ही किसी के हिस्से से लिया है, वो दोनों ही स्थिति में समान होना चाहिए। उसका जो वैल्यू है वो दोनों स्थिति में समान होना चाहिए। तो आरंभिक स्थिति में बी का मान 6 है और बी ना ही तो किसी से लिया है और ना ही अपने हिस्से में से किसी को दिया है, तो आपस में रुपया आदान प्रदान करने के बाद भी बी का क्या होना चाहिए था? 6 ही होना चाहिए था, लेकिन बी का 6 है नहीं। तो अब इसको बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि बी ना ही तो किसी से लिया है और ना ही किसी को दिया है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। अब या तो दोनों को 6 बना दो, नहीं तो दोनों को 3 बना दो। हम कहते हैं 3 अगर बनाना है तो इसमें भाग देना पड़ेगा, इसीलिए बेहतर है कि इस 3 को 6 बना दीजिए, क्योंकि इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए सर, किससे गुणा कर दीजिए? 2 से। 6 और 3 को बराबर करने जा रहे हैं। 6 और 3 को बराबर करने के लिए देखना है, या तो दोनों को 6 बनाइए, नहीं तो दोनों को 3 बनाइए, या फिर जिसको बराबर करना होता है उसका एलसीएम ले लीजिए। 6 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा सर? कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा, 6। अब दोनों को 6 बना दीजिए। अब इसको 6 बनाने के लिए गुणा करना पड़ेगा रेशियो में, किससे? 1 से। हम कहते हैं 1 से गुणा करने पर रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो कर दीजिए गुणा। 2 चौके 8, फिर 2 तिहाई 6 और फिर 2 छंके 12। अब आप देखिए ध्यान से, शुरुआत आरंभिक हिस्से में बी का हिस्सा 6 था और आपस में आदान प्रदान करने के बाद जो दूसरी स्थिति बन रही है अनुपात की, उसमें भी बी का हिस्सा 6 ही है, क्योंकि बी ना ही तो किसी से लिया है और ना ही किसी से दिया है, तो इसके रेशियो पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पड़ गया था तो हम उसको बराबर कर दिए। अब ध्यान से देखिएगा, ए का पहले अनुपात में हिस्सा था 9 और अब कितना हो गया सर? 8। अब 8 हो गया कब? जब वो 500 रुपया सी को दे दिया तब। 9 था पहले, अब हो गया 8। आप बताइए अनुपात में कितना रुपया दिया? अनुपात में कितना रुपया दिया? तो बोलेंगे सर अनुपात में 1 रुपया दिया, लेकिन क्वेश्चन बोला 1 नहीं दिया है, 500 रुपया दिया है। 500 कितना गुणा पर सर? 500 गुणा पर, 500 गुणा पर दिया है। 1 नहीं दिया है, 500 दिया है, 500 गुणा पर। तो हमसे पूछा गया है बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग बताइए। तो बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग हम बता सकते हैं, बी का आरंभिक हिस्सा 6 है और सी का आरंभिक हिस्सा 11 है अनुपात में। इन दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 11 और 6 17 आ रहा है अनुपात में, लेकिन एक्चुअल ओरिजिनल मान बताना है तो कितना गुणा पर होगा सर? 500 गुणा पर। तो इसमें 500 से गुणा कर देंगे, 500 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 17 पंचे 85, 8500 रुपया। 8500 रुपया हो गया बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग। 8500 हो गया बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग। ऑप्शन नंबर कितना सर? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। आपको समझ में आया सर? बिल्कुल समझ में आया। ए बी सी के आरंभिक हिस्सा का योग 9:6:11 है। ए अपने हिस्से में से 500 रुपया सी को दे देता है, तब उनके हिस्से का अनुपात 4:3:6 हो जाता है। हमने कहा कि ए अपने हिस्से में से सी को दे रहा है, तो ए और सी के व्यक्तिगत हिस्से पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, लेकिन बी ना ही तो किसी को हिस्से में से ले रहा है, ना ही अपने हिस्से में से किसी को दे रहा है, तो इसके व्यक्तिगत धन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इसके व्यक्तिगत रुपया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अनुपात में पड़ गया था, यहाँ 6 हो गया था, यहाँ 3 हो गया था। 6 और 3 का एलसीएम लिए 6 और इसको हमको बराबर करना है। बराबर करने के लिए एलसीएम लिया जाता है, जिसको बराबर करना है उसी का एलसीएम ले लिया। तो 6 और 3 को बराबर किए, 6 और 3 का एलसीएम 6 हो गया। अब इसको भी 6 बनाइए और इसको भी 6 बनाइए। इसको 6 बनाने के लिए 1 से गुणा, ये ऑलरेडी 6 है, तो 1 से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। और इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुणा, तो इसीलिए हम इसमें किससे गुणा किए? 2 से। अब 2 से गुणा किए तो ये हो गया 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 और 2 छंके 12। अब देखिए बी का हिस्सा पहली स्थिति में भी 6 और अब दूसरी स्थिति में भी 6, अब बराबर हो गया। अब 9 ए का जो है अनुपात में शुरुआत में आरंभिक हिस्सा 9 था, 500 रुपया देने के बाद अनुपात में उसका हिस्सा कितना हो गया? 8। शुरुआत में 9, बाद में 8 हो गया। अनुपात में कितना रुपया दिया है? 1 रुपया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 500 रुपया दिया है, 1 रुपया नहीं 500 रुपया दिया है। तो कितना गुणा पर? 500 गुणा पर। तो अब जो भी मान निकालना होगा उसको 500 गुणा पर कर दीजिए। बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग पूछा है। बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग अनुपात में 17 था, लेकिन 500 गुणा पर हमको ओरिजिनल मान मिलेगा, तो 500 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा सर? 8500।
ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सर अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे अब 45 पर। 45 पर आ जाइए सर। क्वेश्चन नंबर 45। आइए तो सर क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 555 रुपए ए बी और सी के बीच 1/4:1/5:1/6 के अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से इसे 4:5:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया, तो सी को कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई? सी को कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो टोटल रुपया कितना है, कुल धन राशि कितना है 555। कुल धनराशि जो है वो 555 रुपया है। 555 रुपया है कुल धनराशि, ठीक है। कुल धनराशि 555 रुपया है। अब कह रहा है कि इस 555 रुपया को 3 लोगों के बीच में बांटा गया, ए बी और सी, 3 लोगों के बीच में बांटा गया। और किस अनुपात में बांटा गया है सर? 1/4:1/5:1/6। 1/4:1/5:1/6 के अनुपात में बांटा गया है, ठीक है। बांटा जाना था, है ना, ए बी और सी को 555 रुपया 1/4:1/5:1/6 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से उसको बांट किस में दिया गया है सर? गलती से उसको बांट किस में दिया गया है? तो गलती से उसको बांट दिया गया 4:5:6 के अनुपात में, 6 के अनुपात में बांटा जाना था 1/4:1/5:1/6 के अनुपात में, लेकिन गलती से उसको बांट दिया गया है 4:5:6 के अनुपात में। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो अनुपात भिन्न में दिया गया है उसको पूर्णांक में बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होता है। तो आप सबको पता है कि भिन्न को पूर्णांक में बदलने के लिए, जो अनुपात भिन्न में हो उसको पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है सर? एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम किसका लेंगे सर? हर का एलसीएम लेंगे 4:5:6। 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 पंचे 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60। अब एलसीएम का गुणा इसमें करा देंगे। आप सबको पता है ये कहानी, शुरुआत में ही हो चुका है ये सर। अब 4 से 15 बार में 60, फिर 5 से 12 बार में 60, फिर 6 से 10 बार में 60, 6 से 10 बार में 60। मतलब बांटा जाना था 15:12:10 के अनुपात में, लेकिन बांट दिया गया 4:5:6 के अनुपात में, 4:5:6 के अनुपात में। और कितना रुपया बांटा गया सर? 555 रुपया। 555 रुपया को ही यहां पर बांटा गया है और 555 रुपया को ही यहां पर भी बांटा गया। मतलब यही 555 रुपया 15:12:10 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से बांट दिया गया यही 555 रुपया 4:5:6 के अनुपात में। अच्छा, जो रुपया यहां बांटा गया है, जितना रुपया यहां बांटा गया उतना ही रुपया यहां भी बांटा गया है, तो दोनों का योग बराबर होना चाहिए। शुरुआत वाले का भी और दूसरे वाले का भी, दोनों का योग बराबर होना चाहिए। योग बराबर देखिए तो है कि नहीं है? 15 और 12 27 और 10 कितना हो गया सर? अनुपात में 37। और यहाँ पर योग देखिए कितना आ रहा है? 4 और 5 9 और 9 6 15, यहाँ पर 15 आ रहा है। अब बताइए यहाँ भी 555 रुपया को ही बांटा गया है, भले अलग अलग हिस्सा दे दिया गया है, बांटा इस अनुपात में जाना था। ए को कुछ और रुपया मिलना था, बी को कुछ और रुपया मिलना था, सी को कुछ और रुपया मिलना था, लेकिन गलती से ए को कुछ और दे दिया गया, बी को कुछ और दे दिया गया, सी को कुछ और दे दिया गया, लेकिन दिया गया है यही 555 रुपया ना, 555 रुपया ना, तीनों के बीच में दोनों स्थिति में बांटा गया है। तो दोनों ही स्थितियों में योग बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों स्थिति में सर योग बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर योग 37 है और यहाँ पर वही जो हिस्सा है उसका योग 15 है, तो दोनों को पहले बराबर करना पड़ेगा। ये भी 555 रुपया है और ये भी 555 रुपया, दोनों 555 रुपया ही है। अब 555 दोनों को बनाना पड़ेगा, इसको भी 555 बनाओ, इसको भी 555 बनाओ। अब 37 में 37 में क्या चीज से गुणा करेगी? 555 आ जाए। 15 में क्या चीज से गुणा करेगी? 555 आ जाए। पता करो।
अब हम आपको ये बात समझाए हुए हैं, जिसको लाना है उसको ऊपर और जिसमें गुणा करके लाना है उसको नीचे। काटेंगे 37 का पहाड़ा जब आप 15 बार पढ़ेंगे तो 37 इंटू 15 होता है 555, मतलब 555 जो है 37 के 15 गुणा पर है। ठीक उसी प्रकार 15 में 37 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा सर 555। आपको पता है जब 37 में 15 से गुणा करने में 555, तब 15 में 37 से गुणा करने में 555, तो 37 नहीं 555 15 गुणा पर, 15 नहीं 555 15 गुणा पर। अब आपसे क्या पूछा है कि सी को कितना ज्यादा रुपया मिला। सी को देखिए तो शुरुआत में कितना रुपया मिला था, शुरुआत में कितना रुपया मिलना चाहिए था सी को देखिए तो अनुपात में 10 है, लेकिन एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए था 15 गुणा पर, मतलब 150 रुपया उसको मिलना चाहिए था। लेकिन गलती से सी को मिल कितना गया, सी को मिला है अनुपात में 6, लेकिन एक्चुअली में मिलना कितना चाहिए था 37 गुणा पर, मतलब कितना मिला है 37 गुणा पर। तो 37 में 6 से गुणा कर देंगे, 6 सत्ते 42 कर दो, 5 3 4 और 6 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। मिल कितना गया सर 222 रुपया। मिलना चाहिए था सी को 10 ना होकर 15 गुणा पर 150 रुपया, लेकिन सी को गलती से मिल गया है अनुपात में 6, लेकिन ओरिजिनल में 37 गुना पर 222 रुपया। कितना रुपया ज्यादा मिल गया है सी को, तो बोलेंगे सर 150 मिलना चाहिए था, मिल गया है 222। कितना रुपया ज्यादा मिल गया है 72 रुपया ज्यादा मिल गया है, सी को 72 रुपया ज्यादा मिल गया। और क्वेश्चन भी यही पूछा था कि सी को कितना रुपए ज्यादा मिल गए, सी को कितना रुपए ज्यादा मिल गए। एक बार दोबारा हम समझा रहे हैं, समझिए। कुल धनराशि 555 रुपया है, इस 555 रुपया को 3 व्यक्तियों के बीच इस अनुपात में बांटा जाना था, 1/4 = 1/5 = 1/6 में। अब हमको पता है कि अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होता है, तो उसको पूर्णांक में चेंज किया। तरीका क्या है, हर का एलसीएम लिए, एलसीएम ऑफ 4 5 6, हर का एलसीएम लिए, एलसीएम ऑफ 4 5 और 6, तो कितना आ गया सर 60। तो अब एलसीएम से गुना करा दिए, 1/4 में 60 से गुना किए, 15 1/5 में 60 से गुना किए, 12 1/6 में 60 से गुना किए 10। मतलब मिलना चाहिए था इस अनुपात में 555 रुपया को, प्रत्येक व्यक्ति का जो हिस्सा था उसको इस अनुपात में देना था, लेकिन गलती से 555 रुपया में जो हिस्सा बटाया एबीसी को गलती से इस अनुपात में बटा गया। अब यही 555 रुपया यहां भी दिया गया, यही 555 रुपया तीनों को यहां भी दिया गया। भले उनके हिस्सा में इधर उधर हो गया है कि देना था इनको इतना, दिला गया उनको इतना, ठीक ना। तो लेकिन यहां पर जितना रुपया बांटा गया वहीं यहां पर भी बांटा गया है। तो यहां पर शुरुआत में जो योग है वो बाद वाले योग के बराबर होना चाहिए। शुरुआत में कितना रुपया सर आ रहा है योग 37 रुपया, यहां पर जब मतलब बांटा जाना चाहिए था जिस अनुपात में, वहां पर हमने जोड़ा तो 37 रुपया, गलती से जो बटा हुआ है जिस अनुपात में वहां पर जोड़ा तो 15 रुपया। ऐसा क्यों सर, यहाँ भी 555 रुपया को ही बांटा गया, यहाँ पर भी 555 रुपया को ही बांटा गया है। तो दोनों स्थिति में योग बराबर होना चाहिए, लेकिन योग बराबर है नहीं, तो योग को बराबर किए हम कैसे सर, यहाँ भी 555 रुपया को ही बांटा गया है, यहाँ पर भी 555 को बांटा गया है। तो 37 को भी 555 बनाएंगे, 15 को भी 555 बनाएंगे। तो 37 को 555 बनाने के लिए 15 से गुणा, 15 को 555 बनाने के लिए 37 से गुणा। अब हमसे सवाल ये पूछा है तो सी को कितनी अधिक धनराशि मिली, सी को कितनी अधिक धनराशि मिली, तो जो सवाल पूछा हम उसी के हिसाब से आंसर करेंगे। देख लेंगे कितना रुपया सी को मिलना चाहिए था, अनुपात में 10, लेकिन ओरिजिनल पहले निकालना पड़ेगा कि अनुपात में 10 तो ओरिजिनल 15 गुणा पर मैंने 150 रुपया मिलना चाहिए था सी को 555 में से, लेकिन गलती से सी को मिल कितना गया है, अनुपात में गलती से मिला है 6, लेकिन वास्तव में 37 गुणा पर मिला है 222 रुपया। कितना रुपया ज्यादा मिल गया 72 रुपया ज्यादा। और यही हमसे पूछा भी था कि सी को कितनी अधिक धनराशि मिल गई। क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। आगे बढ़े, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे सर, फटाफट नोट करिए। आगे बढ़े सर, चलिए अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46, फटाफट आ जाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए तो, कह रहा है क्लब का प्रत्येक सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के बराबर रुपए तथा पैसे योगदान करता है। यदि कुल योगदान 3636 रुपए है तो क्लब के सदस्यों की संख्या कितनी है। अच्छा क्वेश्चन, समझिएगा ध्यान से।
कह रहा है कि एक क्लब है, उस क्लब में जितने भी सदस्य हैं ना, प्रत्येक सदस्य उतना रुपया और उतना पैसा दान करते हैं। प्रत्येक सदस्य उतना रुपया और उतना पैसा दान करते हैं, और कुल लास्ट में जो रुपया बिटराया है वो 3636 रुपया बिटराया है। जैसे हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान के चलो अपने क्लासरूम में 40 गो लड़का है, तो प्रत्येक लड़का 40 रुपया और 40 पैसा दान में देगा। 40 रुपया और 40 पैसा दान में देगा, मतलब जितना व्यक्ति है उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उतना रुपया और उतना पैसा दान में देगा। अगर अपने क्लास में 50 गो बच्चा है, तब 50 बच्चा में से प्रत्येक बच्चा 50 रुपया और 50 पैसा दान देगा। अगर मान के चलो अपने क्लास में 100 गो बच्चा है, 100 गो बच्चा, तो 100 बच्चा में से प्रत्येक बच्चा 100 रुपया और 100 पैसा दान में देगा। ठीक है। अगर अपने क्लास में 200 बच्चा है, तो 200 बच्चा में से प्रत्येक बच्चा 200 रुपया 200 पैसा दान में देगा। 200 रुपया और 200 पैसा दान में देगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये कह रहा है कि क्लब में कुछ सदस्य हैं, पता नहीं कितने सदस्य हैं, लेकिन जितने भी सदस्य हैं उनमें से प्रत्येक सदस्य, क्लब में जितने भी सदस्य हैं उतना रुपया और उतना पैसा दान दे रहा है। और कुल जब रुपया बिटुरा गया तो 3636 रुपया हो गया। तो बताइए कि क्लब में टोटल कितने सदस्य हैं? क्लब में टोटल कितने सदस्य हैं? हम आपको इसको दो तरीका से बताते हैं। पहले हम आपको बेसिक से बताते हैं, सवाल बेसिक से बताते हैं। माना कि उस क्लब में x व्यक्ति हैं टोटल। माना कि क्लब में कुल व्यक्ति कितने हैं? x। क्लब में कुल व्यक्ति, माना कि क्लब में कुल व्यक्ति जो है वो x है। अगर कुल व्यक्ति x हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति x रुपया और x पैसा दान में देगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही ना बोला है कि जितने व्यक्ति हैं उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उतना ही रुपया और उतना ही पैसा दान में देगा। भैया अगर 50 व्यक्ति हैं तो 50 में से प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपया 50 पैसा दान में देगा, तो टोटल व्यक्ति x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रत्येक व्यक्ति कितना रुपया दान में देगा सर? 100 रुपया और x पैसा देगा कि नहीं देगा? हो 100 रुपया और x पैसा देगा। प्रत्येक व्यक्ति 100 रुपया और x पैसा देगा। अच्छा, 100 रुपया और x पैसा प्रत्येक व्यक्ति देगा, 100 रुपया और x पैसा प्रत्येक व्यक्ति देगा। तो हम कहते हैं रुपया और पैसा आपस में तो जुटेगा नहीं, तो दोनों को या तो रुपया में बदल दो, नहीं तो दोनों को पैसा में बदल दो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x रुपया और पैसा को हम लोग रुपया में बदल देते हैं। पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, तो x बटा में कितना हो जाएगा सर? 100। मतलब x रुपया और x पैसा। अब ये पैसा बदल गया रुपया में, पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देना होता है। जैसे मान के चलो 100 पैसा है, अब इसको 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, तो 100 पैसा है और 100 पैसा को रुपया में बदलना है, तो 100 से भाग दे दो, 100 से भाग दे दो, तो कितना हो गया? 1 रुपया हो गया, 1 रुपया हो गया। ठीक ना, 1 रुपया हो गया। ठीक उसी तरीके से हमको पैसा को रुपया में बदलना है, तो क्या करेंगे सर? 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग। तो कुल व्यक्ति की संख्या x है, जिसमें से x व्यक्ति में से प्रत्येक व्यक्ति 1 रुपया और 1 पैसा आपको दान में दे रहा है। दोनों को हम लोग रुपया में बदल दिए। अब अगर एक व्यक्ति 1 रुपया 1 पैसा दे रहा है, तो कुल व्यक्ति कितना रुपया देगा सर? एक व्यक्ति 1 रुपया 1 पैसा, तो टोटल जितना व्यक्ति है वो कितना रुपया देगा सर? टोटल x वो व्यक्ति है ना, तो x व्यक्ति कितना रुपया देगा सर? x व्यक्ति कितना रुपया देगा? x व्यक्ति, क्योंकि टोटल x व्यक्ति है, तो x व्यक्ति कितना रुपया देगा? x रुपया एक व्यक्ति का हो गया। एक व्यक्ति दे रहा है 1 रुपया 1 पैसा, तो x व्यक्ति कितना देगा? तो x व्यक्ति देगा 1 रुपया 1 पैसा इंटू x रुपया, यही ना देगा जी? यही देगा। जैसे एक व्यक्ति के पास 5 रुपया है, तो 4 व्यक्ति के पास कितना रुपया होगा? तो बोलेंगे 5 गुणा का 4 20 रुपया होगा। ऐसा ही तो होगा। तो एक व्यक्ति दे रहा है 1 रुपया 1 पैसा, तो x व्यक्ति कितना देगा? 1 रुपया प्लस 1 पैसा, गुणा का x, जैसे यहाँ गुणा का 4 किए वैसे गुणा का 1 करेंगे। ठीक है। अब आपको पता है क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल जो धनराशि बटोरा गई सबके देने के बाद,
वो 3636 रुपया है। मतलब इसका मान जो है, इसका मान वो 3636 रुपया है। 100 रुपया और x पैसा, इसको भी रुपया में बदल लिए। जब व्यक्ति देते हैं और एक व्यक्ति देता है और टोटल x व्यक्ति जब दे देते हैं, टोटल जितने व्यक्ति उतना सब व्यक्ति दे देते हैं, तो रुपया टोटल कितना बिटोरा जाता है? 3636 रुपया। 3636 रुपया। तो यहां से आपको बताना है कि क्लब में कै गो सदस्य है। क्लब में एक सदस्य माने थे, तो x का मान निकाल लीजिए। यहां से सोल्व करिए, मान निकल जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर बटा में 100, यही ना है जी। x इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर और बटा में 100, अब बराबर कितना है? 3600। तो लिख दिए 3600, 3600 लिख दिए 3600। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, एकदम सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करेंगे सर, इधर सॉल्व करें, इधर सॉल्व करते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको एलसीएम लेंगे सर, नीचे कुछ नहीं है तो एक है, 1 और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। एक में किससे गुणा करें कि 100 आ जाए? तो 100 से, तो ऊपर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा सर? 100 एक्स स्क्वायर। आपको पता है बटा पर का जोड़ प्लस है तो प्लस। 100 में किससे गुणा करें? 100 हो जाता है 1 से, तो इसमें भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 1 से। तो 1 से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही हो गया। बराबर 3600 है, तो बराबर का 3600 हो जाएगा। सॉरी 3636 है ना, 3636 है सर, सॉरी 3636 हो जाएगा, 3636। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 100 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर हो गया सर? 101 एक्स स्क्वायर, और बराबर 3636 है तो 3636 रन दिए, और इधर 100 भाग में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में, गुणा में हो जाएगा सर, गुणा में। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 101 का पहाड़ा जब 36 बार पढ़िएगा तो 3636 आएगा, मैंने 101 से 36 बार में कट गया था। एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया सर? 36 इंटू 100, 3600। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा सर? ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आएगा, हो गया 3600, और 3600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 36 का 6 और 2 को 0 है तो 1 0 हो जाएगा 60। मतलब क्लब में कितने सदस्य हैं सर? 60 सदस्य हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं? 60 सदस्य है, 60 सदस्य। एक बार समझिए इसको, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन था, बेसिक से है। एक और तरीका हम बताएंगे, इसको आप बाई ऑप्शन भी लगा सकते हैं। हम दूसरा तरीका हम आपको समझाते हैं, पहले एक बार समझिए इसको क्या हुआ है इसमें। बोला है कि एक क्लब में जितने भी व्यक्ति हैं उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उतना रुपया और उतना पैसा दान देता है। अगर उस क्लब में 60 व्यक्ति हैं तो उसमें से प्रत्येक व्यक्ति 60 रुपया और 60 पैसा दान देगा। तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिख लिया कि अगर हमने माना, सबसे पहले कि माना कि क्लब में x व्यक्ति हैं, तो x व्यक्ति में से प्रत्येक व्यक्ति x रुपया और x पैसा दान में देगा। अब पैसा और रुपया आपस में जोड़ नहीं सकते, तो दोनों को रुपया में कन्वर्ट कर दिए। पैसा को रुपया में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग दिए। अब एक व्यक्ति x रुपया और x पैसा दान दे रहा है, तो x व्यक्ति कितना रुपया और कितना पैसा दान देगा? तो x रुपया प्लस x पैसा इंटू का x, और टोटल रुपया बिटोरा कर 3636 रुपया हो रहा है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो यही ना टोटल रुपया है। टोटल x व्यक्ति, एक व्यक्ति इतना देगा तो टोटल x व्यक्ति जितना रुपया देगा वही टोटल रुपया हो जाएगा 3636। इसको सॉल्व किए तो सॉल्व करने के बाद ये हुआ, फिर इसको और सॉल्व किए तो यहाँ आए। अब इसके बाद सॉल्व करने के बाद लास्ट में जो मान आया हमारा कितना आया सर? 60। x का मान आया 60, यानी टोटल व्यक्ति कितने थे क्लब में? 60 थे। 60 क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। बेसिकली आपको यहीं पर समझना था, ये वाला पॉइंट समझना था कि कैसे चल रहा है, ये वाला पॉइंट समझना था बस। अब चलिए, अब दूसरा तरीका हम आपको इसका समझाते हैं। इसको बाई ऑप्शन भी आप लगा सकते हैं, ऑप्शन के तहत भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाई ऑप्शन कैसे? देखिए, देखिए बाई ऑप्शन भी सॉल्व हो जाएगा। बताइए ऑप्शन क्या क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 60, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है? ऑप्शन नंबर बी दिया है 45, ऑप्शन नंबर सी दिया है 55, और ऑप्शन नंबर डी दिया है सर, ऑप्शन नंबर डी दिया है 50। आपसे यही ना बोला है क्लब में टोटल कितने सदस्य थे? हम मानेंगे ना, एक्स मानेंगे ना। हम करें एक्स क्यों माने? ऑप्शन में ही से तो कोई एक ऑप्शन होगा। क्लब में सदस्यों की संख्या, क्लब में जो सदस्यों की संख्या है इन्हीं ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा जो उसमें क्लब में सदस्यों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है।
तो हम मानते हैं पहला ऑप्शन। माना कि क्लब में कुल व्यक्तियों की संख्या 60। माना कि क्लब में टोटल व्यक्ति कितने हैं? 60। टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे सर? 60। टोटल पर्सन 60 हम मान लिए, ऑप्शन नंबर ए मानकर चल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मान लिया। अगर ऑप्शन नंबर ए पर सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो बी मानेंगे। ऑप्शन नंबर ए बोला है कि टोटल 60 व्यक्ति थे, हम मान लिए टोटल 60 व्यक्ति। अब इसको सिद्ध कैसे करें कि टोटल 60 व्यक्ति हैं? तो जितने भी व्यक्ति हैं उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उतना रुपया और उतना पैसा दान दे रहा है। हम अगर वो माने हैं कि 60 को टोटल व्यक्ति है क्लब में, तो 60 व्यक्ति में से प्रत्येक व्यक्ति 60 रुपया और 60 पैसा दान में दे रहा है। प्रत्येक व्यक्ति 60 रुपया और 60 पैसा दान में दे रहा है। तो एक व्यक्ति कितना देगा? एक व्यक्ति कितना देगा? एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति कितना रुपया दान में देगा सर? 60 रुपया और 60 पैसा। 60 रुपया और 60 पैसा एक व्यक्ति दान में देगा, एक व्यक्ति। तो पैसा को हम लोग बदल लेते हैं किसमें से? रुपया में। तो ये हो गया 60/100, एक व्यक्ति दान दे रहा है। तो टोटल 60 व्यक्ति है, तो 60 व्यक्ति टोटल कितना रुपया दान देंगे सर? 60 व्यक्ति टोटल कितना रुपया दान देंगे? बोलेंगे 60 रुपया प्लस का 60 पैसा, ये भी अब रुपया में ही चेंज हो गया। और गुणा किससे करेंगे सर? 60 से। 60 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि एक व्यक्ति का इतना था, 60 व्यक्ति का इतना। और यही रुपया जो है बराबर आना चाहिए किसके? सॉल्व करने पर 3636 के। अगर इसको सॉल्व करने के बाद 3636 आ गया तो कहेंगे कि टोटल क्लब में सदस्यों की संख्या 60 थी, क्योंकि कह रहा है कि जितने भी सदस्य है उसमें से प्रत्येक व्यक्ति उतना रुपया और उतना पैसा देता है, तो लास्ट में 3636 बिटोरा रहा है। अगर 60 व्यक्ति थे तो 60 व्यक्ति का हिस्सा अगर जोड़े तो 3636 आना चाहिए। आइए इसको सॉल्व करके चेक करिए तो हो रहा है कि नहीं। 60 इंटू का 60 कितना हो गया सर? 3600 प्लस 60/100 और इंटू 60 से गुना करेंगे तो पहले तो 0 से 0 कट गया। अब 6/10 में 60 से गुना करेंगे तो फिर 0 से 0 कट जाएगा। जैसे 6/10 में आप 60 से गुना करिएगा तो 0 से 0 कट गया और छचा का कितना हो गया? 36। देखिए तो जोड़ दिए, 3600 में 36 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 3636 आंसर हो गया। आंसर हो गया सर, आंसर हो गया 3636 और 3636 उसमें बोला है कि आना चाहिए सभी सदस्यों का जो हिस्सा है उसको जोड़कर 3636 आना चाहिए। तो आ गया ना 3636। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या? आंसर मतलब 3636 नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है सर कि टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी सर? 60। अगर 60 लेने पर सेटिस्फाइड नहीं करता तब हम लोग लेते 45, फिर लेते 55, फिर लेते 50। क्लियर है? क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, 47। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47? जरा देखिए। करे लाल और हरे रंग की एक रंगीन तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग क्रमशः 2:3 के अनुपात में किया जाता है। यदि ऊपरी आधे में हरा लाल 5:4 के अनुपात में, तो निचले आधे में लाल और हरा का अनुपात बताइए। भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को, रेशियो प्रोपोर्शन के इस क्वेश्चन को समझना। देखो कह रहा है एक तस्वीर है, ये एक तस्वीर है, ये एक तस्वीर है। इस पूरे तस्वीर में दो ही कलर का प्रयोग किया है, एक लाल और एक हरा। एक लाल और एक हरा पूरे तस्वीर में, पूरे तस्वीर में दो ही रंग का प्रयोग हुआ है, एक लाल और दूसरा हरा। दूसरा हरा, एक लाल और दूसरा हरा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि लाल और हरे रंग की एक रंगीन तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग 2:3 के अनुपात में किया गया है। इस पूरी तस्वीर में दो रंग का प्रयोग किया गया है, लाल और हरा। लाल और हरे रंग का जो यूज है इस पूरे तस्वीर में वो 2:3 के अनुपात में किया गया है। 2:3 के अनुपात में किया गया है, 2:3 के अनुपात में। पूरे तस्वीर में लाल और हरे रंग का प्रयोग 2:3 के अनुपात में किया गया है, 2:3 के अनुपात में किया गया है। ठीक है, पूरे तस्वीर में। लेकिन बोला गया है कि इस तस्वीर के ऊपरी भाग में अगर सिर्फ देखें कि लाल और हरे रंग का प्रयोग कितना किया गया है, लाल और हरे रंग का प्रयोग किस अनुपात में किया गया है, सिर्फ ऊपरी वाले में। तस्वीर को दो भाग में बांट दिया,
और दो भाग में बांटने के बाद, दो बराबर भाग में बांटने के बाद जो ऊपरी वाला भाग है उसमें सिर्फ लाल और हरे रंग का प्रयोग क्या किस अनुपात में किया गया है सर? तो यदि ऊपरी आधे में लाल और हरे रंग का प्रयोग 4:5 के अनुपात में किया गया, देखो उल्टा लिखा है, वो हरा और लाल लिखा है, वो ऐसे लिखा है हरा और लाल रंग का यूज किया गया 5:4 के अनुपात में। तो यहाँ जब आप लाल और हरा लिखे हो तो यहाँ भी लाल और हरा ही लिखो, 4:5 उसको पलट के लिखो, है ना, पलट के लिखो उसको। लाल और हरे रंग का यूज केवल ऊपरी भाग में कितना किया गया है सर? 4:5 के अनुपात में। तो निचले आधे में लाल और हरे रंग का अनुपात क्या होगा? आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि निचले आधे में लाल और हरे रंग का अनुपात क्या होगा, क्या होगा। क्वेश्चन एक बार दोबारा समझो, ये पूरी तस्वीर में लाल और हरे रंग का यूज किया गया 2:3 के अनुपात में। पूरे तस्वीर को दो भाग में अगर बराबर बराबर भाग में बांटा जाए तो ऊपरी भाग में लाल और हरे रंग का यूज 4:5 के अनुपात में किया गया है। तो बताइए निचली भाग में लाल और हरे रंग का प्रयोग किस अनुपात में किया गया है? ये आपसे सवाल पूछा है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका समझो। सॉल्व करने का जो इसको तरीका है भैया, 2 स्टेप में चलेगा। फर्स्ट स्टेप समझना। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप कहता है कि क्वांटिटी को इक्वल करना है, QUANTITY, क्वांटिटी को इक्वल करना है। क्वांटिटी को इक्वल करना है। और दूसरा स्टेप क्या बोलता है सर? दूसरा स्टेप बोलता है सेकंड स्टेप बोलता है कि रेशियो को उसके हिस्से में से गुणा करना है। रेशियो में उसके हिस्से से गुणा करना है। रेशियो में उसके हिस्से से गुणा करना है। उसके हिस्से से, रेशियो में उसके हिस्से से गुणा करना है। गुणा करना है। रेशियो में उसके हिस्से से गुणा करना है। तो 2 स्टेप में चलना है, क्वांटिटी को इक्वल करना है और दूसरा स्टेप है कि रेशियो में उसके हिस्से से गुणा करना है। अब समझो क्वांटिटी को इक्वल करने का मतलब क्या है? जितना भी रेशियो आपको नजर आ रहा है सबका योग बराबर करना है। पहला स्टेप देखो यहां बता रहे, जितना भी रेशियो आपको नजर आ रहा है सबका योग पहले बराबर करो। जैसे पहले वाले में रेशियो क्या नजर आया आपको? 2:3, और दूसरा एक रेशियो आपको नजर आया 4:5, आया ना? तो इसका योग बराबर करो। इसको योग कितना हो रहा है सर? 5, और इसका योग कितना हो रहा है सर? 9। क्वांटिटी इक्वल नहीं है। अगर क्वांटिटी इक्वल होता तो फर्स्ट स्टेप नहीं करते। फर्स्ट स्टेप बोला क्वांटिटी को इक्वल करना है, मतलब जितना भी अगर रेशियो दिया है प्रत्येक रेशियो का योग बराबर करना है। एक 2:3 रेशियो, एक 4:5 रेशियो, इसका योग बराबर है? नहीं है। तो योग बराबर करने के लिए क्या करना है सर? 5 जिसको बराबर करना है उसी का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका लेंगे? एलसीएम लेंगे 5 और 9 का, क्योंकि 5 और 9 को बराबर करना है। 5 और 9 का एलसीएम कितना हो गया? 45। माने इसको भी 45 बनाओ और इसको भी 45 बनाओ। 45 बनाओ, तब 5 को 45 बनाने के लिए किससे गुणा कराना पड़ेगा? 9 से। और 9 को 45 बनाने के लिए किससे गुणा कराना? 5 से। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों को अगर इक्वल करना है तो इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर कर दो, इक्वल हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, तो एलसीएम लेकर कर लो, या इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर कर दो, तब भी ये इक्वल हो जाएगा। तो पहले क्वांटिटी को इक्वल करना है। तो क्वांटिटी को इक्वल करने के लिए 2:3 वाले अनुपात में 9 से गुणा, 4:5 वाले अनुपात में 5 से गुणा। तो 2:3 वाले अनुपात में किससे गुणा किए सर? किससे गुणा किए? किससे गुणा किए सर? 9 से। 9 से। और 4:5 को 4:5 वाले अनुपात में किससे गुणा किए हैं? 5 से। तो इसमें किससे गुणा करेंगे सर? 5 से। इसमें 5 से गुणा करेंगे। 5 से गुणा कर दी, कोई दिक्कत? पहला स्टेप पूरा हो गया। पहला स्टेप यही करना था, क्वांटिटी इक्वल करना था। इसका योग और इसका योग बराबर, जितना रेशियो दिया है सबका योग बराबर करना। योग बराबर करने के लिए देखो इसमें किससे गुणा करना पड़ रहा है? जिससे गुणा करना पड़ रहा है जिस रेशियो में, यहां पर गुणा कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या कह रहा है? रेशियो में उसके हिस्से से गुणा करना है। रेशियो में इसके हिस्से से गुणा करना है। यही है तस्वीर, यही है तस्वीर, यही है। और तस्वीर को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 बराबर भागों में बांटा गया है। अब यदि आप इस हिस्से को 1 पढ़ते हैं, इस वाले हिस्से को यदि आप 1 पढ़ते हैं, 1, अगर हम इस हिस्से को 1 बोल देते हैं, 1, तो इस हिस्से को कितना बोलिएगा? इसको भी 1 ही बोलिएगा, क्योंकि हमने कहा इस तस्वीर को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। 2 बराबर भागों में बांटा गया है, तो अगर ये वाला हिस्सा 1 कहलाएगा तो यह भी हिस्सा कितना कहलाएगा?
यह भी हिस्सा कितना कहलाएगा सर? एक ही कहलाएगा, एक। तो आपको रेशियो में उसके हिस्से से गुणा करना है। ये रेशियो किसका है? पूरे तस्वीर का है, पूरे तस्वीर का। ये 2:3 का जो रेशियो है ये पूरे तस्वीर का है, फुल तस्वीर। और फुल तस्वीर में अगर देखेंगे तो इसको आप एक बोले हैं और इसको आप एक बोले हैं, तो फुल तस्वीर का कितना हो गया सर? एक और एक 2 हो गया। मतलब इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। 2 से रेशियो में इसको हिस्से से गुणा करना है। तो इसका ये जो हिस्सा है ये पूरे के पूरे तस्वीर का है, तो इस रेशियो में पूरे से गुणा करेंगे, पूरा से पूरा। इसको एक माने, इसको एक माने, तो एक और एक 2 से गुणा करेंगे। अच्छा, इसमें किससे गुणा करेंगे सर? 4:5 में। 4:5 जो है, 4:5 सिर्फ इतना वाला का ना हिस्सा है, सिर्फ इतना वाला का हिस्सा है। तो इतना वाला हिस्सा को आपने क्या माना है? 1। तो इसमें किससे गुणा करेंगे? 1 से। 1 से गुणा करेंगे। अब सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करिए। 9 दूना 18, 18 दूना 36, ये 9 दूना 18, 18 में 2 से गुणा किए 36, फिर 18 में 3 से गुणा करेंगे 54। मतलब इस पूरे तस्वीर में अगर 36 लीटर लाल रंग का प्रयोग हुआ है तब 54 लीटर हरे रंग का प्रयोग हुआ है। कहने का मतलब यही है। अब यहां पर सॉल्व कर दीजिए। 5 चौके 20 और ये हो जाएगा 50 25। अगर पूरे तस्वीर में लाल रंग का 36 लीटर प्रयोग, ग्रीन रंग का 54 लीटर प्रयोग, तो ऊपर ही तस्वीर के ऊपरी हिस्से में लाल रंग का 20 लीटर प्रयोग और हरे रंग का 25 लीटर प्रयोग। पूरे तस्वीर में लाल रंग का प्रयोग 36 लीटर किया गया है, जिसमें ऊपरी हिस्सा में 20 लीटर, तो निचला हिस्सा में कितना प्रयोग किया होगा आप खुद बताइए। तो 36 में से आप 20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा सर? बोलेंगे सर 36 में से 20 घटाने पर 16 लीटर आएगा। मतलब निचला हिस्सा तब कितना होगा? 16। अब उसके बाद पूरे तस्वीर में हरे रंग का प्रयोग किया गया है 54 लीटर, जिसमें से ऊपरी वाले हिस्से में किया गया 25 लीटर। तो फिर नीचे वाले हिस्से में कितना किया होगा सर? नीचे वाले हिस्से में किया होगा 19 लीटर। कितना लीटर किया होगा सर? 19 लीटर। बात समझ में आ रहा हो? कोई दिक्कत? 19 लीटर ठीक लिखा है, घटा के गलती तो नहीं लिख दिया। 29 था, 19 बोल दिया, 29 लीटर। नीचे कितना प्रयोग किया होगा सर? 29 लीटर। अगर ऊपर टोटल हरा रंग का प्रयोग किया गया पूरे तस्वीर में 54 लीटर, जिसमें से ऊपरी वाले में 25 लीटर था, नीचे वाले में कितना रहेगा? 29। 54 में से 25 घटा दिए 29, और फिर 36 में से 20 घटा दिए तो 16। 16:29 हो जाएगा नीचे वाला हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में लाल और हरे रंग का प्रयोग। ठीक है, इस पर 2-3 सवाल है, अभी घबराना नहीं है। 2-3 सवाल है सर, घबराना नहीं है। और ये बढ़िया सवाल है, इसको जरा समझिए। ठीक है, इसको समझिए, बढ़िया सवाल है ये। ऐसा ही एक सवाल और है, इसको नोट कर लिए तो अब आगे बढ़े। ऐसा ही एक सवाल और है, एक सवाल नहीं है, अभी 2 सवाल होगा इस पर, घबराना नहीं है। आ जाओ। सवाल नंबर 48 कह रहा, पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:5 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 7:9 है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा? देखो शानदार सवाल। फिर उसी तरीके से ये पृथ्वी है, पूरे पृथ्वी पर भूमि यानी लैंड और पानी यानी वाटर का रेशियो कितना दिया है सर? 3:5। 3:5। पूरे पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात दिया है 3:5। और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जो भूमि और पानी का अनुपात है वो दिया है 7:9। भूमि और पानी का अनुपात जो है उत्तरी गोलार्ध में वो दिया है 7:9। तो बताइए दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में भूमि, लैंड और वाटर का अनुपात क्या होगा? देखो सेम क्वेश्चन है,
उसमें तस्वीर था, लाल और हरे रंग का प्रयोग किया गया, इसमें पृथ्वी है, भूमि और पानी का अनुपात दिया गया, सेम है। पहला स्टेप क्या है सर, क्वांटिटी बराबर करना है। तो पहला स्टेप अब लिखना थोड़ी है कि क्वांटिटी बराबर करना है, पहला स्टेप डायरेक्ट क्वांटिटी बराबर करेंगे। क्वांटिटी बराबर करने का मतलब जितना रेशियो है इसका योग बराबर करो। ये रेशियो कितना है 3:5, तो 3:5, और दूसरा रेशियो कितना है 7:9, तो 7:9। क्वांटिटी बराबर करिए, 3 और 5 8, और 7 और 9 कितना हो गया 16। अब 8 और 16 को आपस में बराबर कर दो। 8 और 16 का जिसको बराबर करना उसी का एलसीएम लो। एलसीएम लो सर, 8 और 16 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा सर 16। दोनों को 16 बना दो, दोनों को 16। 8 को 16 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से, और 16 को 16 बनाने के लिए 1 से। तो 3:5 वाले में किससे गुणा करना है 2 से, 3:5 वाले में 2 से गुणा करना है, और 7:9 वाले में किससे गुणा करना है 1 से। तो 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, तो करिए चाहे नहीं करिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आगे कौन सा स्टेप है सर, अब आगे आपका स्टेप जो है वो है रेशियो में उसके हिस्से से गुणा करना है। रेशियो में उसके हिस्से से गुणा करना है, ठीक है। तो रेशियो में उसके हिस्से से गुणा करिए। ये देखिए तो यही ना पृथ्वी है, इसको 2 भाग में बांटे हैं, तो 2 बराबर बराबर भाग में बांटे हैं। तो सिर्फ इस वाले भाग को अगर हम 1 कह देते हैं, तो क्या इस वाले भाग को अब 2 कहिएगा, इसको भी तो 1 कहना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना, है दोनों बराबर है, तो दोनों को 1 कहना पड़ेगा। और ये जो है पूरे पृथ्वी का रेशियो है, तो पूरा का पूरा पृथ्वी कितना हिस्सा में अगर आप देखेंगे तो बन रहा है, कितना हिस्सा बन रहा है रेशियो में, कितना हिस्सा बन रहा है इस रेशियो, ये जो रेशियो है पूरे पृथ्वी का है। तो पूरा पृथ्वी में कितना बन रहा है, उत्तरी गोलार्ध भाई 1 और दक्षिणी गोलार्ध भाई 1, और ये पूरा पृथ्वी उत्तरी और दक्षिणी दोनों को मिलाकर है, पूरे पृथ्वी का है। तो 1 और 1 2, तो इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से। और ये किसका है सर, उत्तरी गोलार्ध का। उत्तरी गोलार्ध में किससे गुणा करना पड़ेगा सर 1 से, 1 से, क्योंकि 1 है उत्तरी गोलार्ध का। अब कर दीजिए गुना, 4 तिया हो जाएगा 12, और 4 पंचे हो जाएगा 20। इसमें ले आइए, इसमें यही रह जाएगा 7:9, 1 से गुणा करने पर। यानी तो पूरे पृथ्वी पर अगर भूमि 12 है, तो फिर उत्तरी गोलार्ध में 7 है। पूरे पृथ्वी पर 12 है, उत्तरी गोलार्ध में 7 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा। पूरे पृथ्वी पर पानी 20 है, जिसमें से दक्षिणी गोलार्ध में 9 है, तो उत्तरी गोलार्ध में 9 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना हो जाएगा 19। पूरे पृथ्वी पर पानी 20 है, जिसमें से उत्तरी गोलार्ध में 9 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना हो जाएगा 19। 5:19 आंसर हो गया। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का रेशियो 5:19। क्लियर है कि नहीं सर, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, घबराना ही नहीं है, ठीक है, एकदम कर सकते हैं। अब इस पर थोड़ा सा एक और सवाल ले रहे हैं, जिसको देखिएगा थोड़ा सा घुमाया कुछ नहीं है, यही काम करना है उसमें, जो भी बोला है कुल मिला के कम हुआ यही करना है, ठीक है। इसको नोट करिए तो फिर आगे बढ़ेंगे, नोट करिए फिर आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल पर बात करेंगे। आइए अगले सवाल पर आते हैं। ऐसा ही सवाल है अगला भी, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर कितना है सर, क्वेश्चन नंबर है अगला 49 नंबर क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:7 है। दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों में आधे हिस्से पर भूमि और पानी का अनुपात 3:2 है। तब पानी का अनुपात खोजे दक्षिणी गोलार्ध में दूसरे भाग पर भूमि के साथ। घबराना नहीं है, देखो समझा रहे क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि ना ये पृथ्वी है पूरी, और पूरे पृथ्वी पर भूमि और पानी का जो अनुपात है, पूरे पृथ्वी पर भूमि और पानी का जो अनुपात है वो है 1:2। भूमि और पानी का जो अनुपात है वो है 1:2। अब आगे पढ़ो।
कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:7 है। उत्तरी गोलार्ध ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का जो अनुपात है वो है 2:7, 2:7। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों में आधे हिस्से पर, दक्षिणी गोलार्ध ये हो गया, और दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों में आधे हिस्से पर भूमि और पानी का जो अनुपात है वो है 3:2, 3:2। तो बताइए कि पानी का अनुपात वाटर का रेशियो, पानी का अनुपात खोजे दक्षिणी गोलार्ध में दूसरे भाग पर भूमि के साथ दूसरे दक्षिणी गोलार्ध का जो दूसरा भाग है इसमें पानी और भूमि का अनुपात आपसे मांग रहा है, पानी और भूमि का अनुपात। तो यहां भी भूमि और पानी निकाल लेते हैं और उसके बाद यहां पर पलट लिया जाएगा, पानी और भूमि कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यही तो सवाल है, कुछ अलग नहीं है इसमें। क्या बोला है सर? पूरे पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है, जिसमें से उत्तरी गोलार्ध में 2:7 है। दक्षिणी गोलार्ध के को 2 हिस्सा में बांट दिया, जिसमें से पहले हिस्से पर भूमि और पानी का अनुपात 3:2 है। तो बताइए दक्षिणी गोलार्ध के दूसरे हिस्से पर जल और भूमि, मतलब पानी और भूमि का अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा है। सेम प्रोसेस है, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं। पहला स्टेप क्या है सर? क्वांटिटी इक्वल करना। आइए क्वांटिटी इक्वल करें। ये 1:2 है, सब रेशियो को बराबर करिए। दूसरा क्या है? 2:7। जय को रेशियो दिया, तय को बराबर होगा। इके दिया 3:2, तो 3:2। देखिए इसका योग आ रहा है 3, इसका योग आ रहा है 9, और इसका योग आ रहा है 5। तीनों को बराबर करिए। 3, 9, 5 का एलसीएम बताइए। जिसको बराबर करना है उसी का एलसीएम लेना है। 3, 9, 5 का एलसीएम 45 होगा ना जी। एलसीएम ऑफ जिसको बराबर करना है उसी का एलसीएम लिया जाता है। 3, 9 और 5 कितना आ जाएगा सर? 45। तो इसको भी 45 बनाएंगे। 3 को 45 बनाने के लिए 15 से गुना, 9 को 45 बनाने के लिए 5 से गुना, और 5 को 45 बनाने के लिए 9 से गुना। तो 1:2 वाले में किससे गुणा करना है सर? 15 से। 2:7 वाले रेशियो में किससे गुणा करना है सर? 5 से। और 3:2 वाले में किससे गुणा करना है सर? 9 से। कर दिए, एक स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप क्या है सर? रेशियो में उसके हिस्से से गुणा करना है, रेशियो में उसके हिस्से से गुणा करना है। यही है पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को 2 भाग में बांटा। अच्छा मान के चलो इसको यदि हम 1 मान ले, इसको यदि हम 1 मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, तो इस हिसाब से इसको भी 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध का ये दूसरा भाग है ना। इसको भी 1 मानना पड़ेगा, जहां भी मार्कर घुमा रहे हैं। जैसे इसको यदि आप 1 माने हैं तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा? 1 मानना पड़ेगा, बिल्कुल। अच्छा इन पूरा को मिलाकर आप कितना मान लिए सर? पूरा को मिलाकर आप 2 मान लिए, 1 और 1 2। तो फिर इसको कितना मानना पड़ेगा? इसको भी 2 मानना पड़ेगा। इस तरीके से बांटने आपको आना चाहिए। यही है रेशियो में उसके हिस्से से गुणा कराना। अब ये देखो 1:2 ये पूरे पृथ्वी का है, तो पूरे पृथ्वी का है तो किससे गुणा करेंगे? 2, 3, 1, 4 करेंगे ना। तो इसमें 4 से गुणा कर दिए सर, 4 से। अब ये उत्तरी गोलार्ध वाला है, ये तो इसका हिस्सा देखो तो कितना है, अब आप देख पा रहे हैं। इसका हिस्सा कितना है? 2, तो इसमें गुणा करेंगे 2 से। अच्छा अब आप बताओ इसमें किससे गुणा करेंगे? ये वाला हिस्सा कितना है? 1, तो इसमें गुणा किससे करना पड़ेगा? 1 से। चलो कर दो। 15 चौके 60, 60 से गुणा करना है। 60 एकम 60, और ये हो गया 60 दूना 120। इसमें गुणा करो, ये हो गया 10, तो 10 गुना का 20, अब 10 सते 70। इसमें गुना करो, 9 तिया 27, और फिर 9 दूना का 18। अब आओ निकाल लेते हैं। टोटल पृथ्वी पर जो भूमि है वो 60 है, जिसमें से उत्तरी गोलार्ध में 20 और दक्षिणी गोलार्ध के एक हिस्से में 27। तब 20 और 27 कितना हो गया? 47। अब 60 में से 47 घटाएंगे तब भूमि कितना बचा सर? 13। ये बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? टोटल 60 था भूमि, जिसमें से उत्तरी में गोलार्ध में 20 और दक्षिणी गोलार्ध के पहले हिस्से में 27। तब 20 और 27 47, तो 60 में से 47 गया तो भूमि कितना बचा? 13। और पानी की बात करें, टोटल पृथ्वी पर 120, जिसमें से उत्तरी गोलार्ध में 70 और दक्षिणी गोलार्ध में 18। तो 70 और 18 हो गया 88। और 120 में से जब 88 घटाएंगे, 120 में से जब 88 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर? तो
तो बोलेंगे 32। 32 हो रहा है ना, 120 में से 88 घटाएंगे तो कितना होगा 32। 32 13:32 32। अब हमसे भूमि और पानी का नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछ देखो बोल रहा है कि पानी और भूमि का बताइए, तो इसी को पलट देंगे, हो जाएगा 32:13। 32:13 हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा। 32:13 किस ऑप्शन में लिखा है सर? 32:13 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आपको इस तरीके के सवाल पर कमांड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एकदम हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग किए हैं सर क्वेश्चन नंबर 49 तक। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम मिलेंगे आपको, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको मेंस लेवल के क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। ठीक है, हर टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और हर टाइप्स में भी प्री से मेंस तक का आपको कराया जाएगा। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपको समझ में आया, एकदम समझ में आया सर। कोई भी दिक्कत होगा बोलेंगे, कमेंट में भी बता सकते हैं, आपको दोबारा समझा देंगे, या फिर हम तो आपके क्लास में आते रहते हैं तो वहां पर भी आप हमको बोल सकते हो, ऑफिस में आकर बोल सकते हैं, क्लास में आकर बोल सकते हैं, जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगा दोबारा पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी सवाल हो पहले दिमाग पर जोर दीजिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ के उसके आप भावनाओं को समझिए, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्या डेटा दिया है, इन चीज को समझिए, और उसके बाद जो हम समझा रहे हैं उस पर फोकस करिए, 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझिए, है ना? आपको बिल्कुल समझ में आएगा सर, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में यही रहने देते हैं सर, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।